हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 4 पाठ का नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन देखी थी कल की क्लास में कि आयु संरचना। क्या आयु संरचना किसे कहते हैं? तो आयु संरचना के अंतर्गत लोगों के विभिन्न आयु वर्गों का पता लगाया जाता है। इसमें 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को युवा वर्ग में शामिल किया जाता है और 15 से 59 वर्ष के लोगों को सक्रिय जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या के नाम से जाना जाता है और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को वृद्ध जनसंख्या में शामिल किया जाता है। विश्व जनसंख्या को आयु वर्ग के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिनमें आप लोगों ने देखा कल कि युवा आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। तो युवा आयु वर्ग के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है। वयस्क आयु वर्ग में 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है और वृद्ध आयु वर्ग में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद में आप लोगों ने देखा कल की क्लास में कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, या 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। इसका सूत्र लिंगानुपात का आपसे सूत्र पूछा जाए तो लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था और ये तो भारत के अंदर है। अन्य देशों के लिए आपसे सूत्र पूछे तो लिंगानुपात बराबर पहले पुरुषों की संख्या फिर बटा के अंदर स्त्रियों की संख्या इंटू 1000, तब आपको ये बताना है। उसके बाद में आप लोगों के जो अगला टॉपिक है, कल क्लास में आप लोग देख रहे थे किसी प्रदेश में कम लिंगानुपात मिलने के लिए उत्तरदायी कारक, कि किसी भी प्रदेश के अंदर अगर लिंगानुपात कम पाया जाता है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं जिनकी वजह से लिंगानुपात कम पाया जाता है। उनमें सबसे पहला कारक है कन्या भ्रूण हत्या अधिक होना। अगर लिंग जांच होती है तो उसमें सबसे जो कन्या भ्रूण हत्या होगी तो उससे लिंगानुपात निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, लिंगानुपात पर प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा अधिक होना। जिन क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में लिंगानुपात पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां लिंगानुपात निश्चित रूप से कम पाया जाता है। उत्पीड़न की घटनाओं का अधिक मिलना। जिन क्षेत्रों में उत्पीड़न की, महिलाओं को परेशान करने की घटनाओं का अधिक मिलना, इन कारणों से भी लिंगानुपात पर गहरा इफेक्ट पड़ता है। महिलाओं का आर्थिक स्तर कम होना। महिलाओं के इनकम का स्रोत, आय का स्रोत कम होने की वजह से महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाती है, उसकी वजह से लिंगानुपात पर गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो हो गया महिलाओं का आर्थिक स्तर कम होना। फिर है महिलाओं को समाज में कम स्थान प्राप्त होना। महिलाओं को समाज में कम स्थान प्राप्त होना, मतलब समाज के अंदर महिलाओं को जो पद दिया जाता है वो उसमें स्थान कम दिया जाता है महिलाओं को। मतलब पुरुष प्रधान समाज है हमारा। किसी भी कार्य के लिए कोई भी कार्य अगर करना है तो उसके अंदर पुरुषों की प्रधानता ज्यादा होती है, महिलाओं की प्रधानता कम होती है। तो यह महिलाओं को समाज में कम स्थान प्राप्त होना। तो किसी प्रदेश में कम लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी कारक आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो आप होते हैं कन्या भ्रूण हत्या अधिक मिलना, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा अधिक होना, उत्पीड़न की घटनाओं का अधिक मिलना, महिलाओं का आर्थिक स्तर कम होना और महिलाओं को समाज में कम स्थान प्राप्त होना। योग्य किसी प्रदेश में कम लिंगानुपात मिलने के लिए उत्तरदायी कारक। फिर है लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर। लिंगानुपात की इस भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। तो लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। उनमें सबसे पहला है अत्यधिक स्त्रीय अधिकता वाले देश। अत्यधिक स्त्रीय अधिकता वाले देश।
देश। तो लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। लिंगानुपात की भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, इस श्रेणी में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले देशों को शामिल किया जाता है। कि अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 50 अधिक है। इसका नाम है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है, इस नाम से निर्भर कर रहा है कि अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। इस श्रेणी में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले देशों को शामिल किया जाता है। तो इस श्रेणी में आने वाले देशों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में इनको शामिल किया जाता है। इसमें 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की जो संख्या है वो 50 अधिक है, इसलिए इसका नाम है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। तो इसमें आने वाले देश कौन कौन से देश है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर है स्त्री अधिकता वाले देश, इसमें 1050 से 1000 तक लिंगानुपात पाया जाता है, या 1000 तक लिंगानुपात रखने वाले देशों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। जहां 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 1050 से 1000 तक पाई जाती है, तो उन देशों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। और इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश या इस श्रेणी में आने वाले जो देश है वो यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, थाईलैंड है, मंगोलिया है आदि अन्य नए देश इस श्रेणी में आते हैं, इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां 1000 पुरुषों के पीछे ये महिला 1050 से 1000 तक महिलाओं की संख्या पाई जाती है। फिर है पुरुष अधिकता वाले देश। पुरुष अधिकता वाले देश जहां 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, जहां 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, इसमें 1000 से 950 तक ये स्त्री की संख्या है। पुरुष अधिकता वाले देश है, पुरुषों की संख्या ज्यादा और उसके अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम। तो इसमें 1000 से 950 के मध्य लिंगानुपात पाए जाने वाले देशों को शामिल किया जाता है। और इस श्रेणी में जो आने वाले जो देश हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, ब्राजील, ईरान, क्यूबा आदि देशों को शामिल किया जाता है, या ये देश इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है और महिलाओं की संख्या 1000 से 950 तक 1000 पुरुषों के पीछे ये संख्या पाई जाती है। फिर है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश जहां 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या पाई जाती है। विश्व के कई देशों में 1000 पुरुषों के पीछे 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। विश्व के कई देशों में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 950 से भी कम पाई जाती है, जो लिंगानुपात 950 से भी कम पाया जाता है। और मुख्य रूप से भारत इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। भारत मुख्य रूप से इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है कि भारत के जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों के पीछे 950 स्त्रियां पाई जाती है। तो इस श्रेणी में जो आने वाले देश है वहां लिंगानुपात घटता जाता है। तो घटता हुआ लिंगानुपात हमारे लिए एक भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक चिंता का विषय है कि भारत जैसे विकासशील देश में लिंगानुपात तेजी से क्यों घट रहा है, यह लिंगानुपात को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लोगों में कैसे जागरूकता लाई जा सकती है। तो ये हो गए 4 अलग अलग लिंगानुपात के आधार पर विश्व को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, इस श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं, और 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है। स्त्री अधिकता वाले देश, स्त्री अधिकता वाले देशों में या कौन कौन से देश इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप बताएंगे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, थाईलैंड, मंगोलिया, ये सब जो देश आते हैं वो इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर पुरुष अधिकता वाले देश जहां
स्त्रियों की संख्या में पुरुष अधिक पाए जाते हैं। 1000 पुरुषों के बीच महिलाओं की ये संख्या है 1000 से 950 तक। इसके मध्य जो लिंगानुपात रखते हैं वो देश इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें आने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, ब्राजील आदि। फिर अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, तो विश्व के कई देशों में 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है और भारत मुख्य रूप से इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, जहां घटता हुआ लिंगानुपात भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक चिंता का विषय है कि भारत जैसे विकासशील देश में लिंगानुपात को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, लोगों में किस प्रकार से जागरूकता लाई जा सकती है। आने वाले समय में लिंगानुपात धीरे धीरे घटता जाता है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है जनसंख्या संगठन। कि जनसंख्या संगठन क्या होता है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है जनसंख्या संगठन। कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग बताएंगे कि लोगों की वे सभी विशेषताएं जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, इसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। जैसे उनकी आयु संरचना है, लिंगानुपात है, साक्षरता है, धर्म है, जाति है, इन सब के आधार पर लोगों को अलग अलग किया जा सकता है, उसे जनसंख्या संगठन के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, लोगों की वे सभी विशेषताएं जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग अलग किया जा सकता है। उसके अंदर आ सकता है जैसे इसमें आयु संरचना, साक्षरता, जाति, धर्म, इन सभी विशेषताओं के द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। और जीवन प्रत्याशा आदि इसमें आ सकती है। जीवन प्रत्याशा, तो जीवन जीने की जो औसत आयु होती है, जो जीवन जीने की जो औसत आयु होती है, उसे जीवन प्रत्याशा के नाम से जाना जाता है। तो इन सब विशेषताओं के द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग अलग किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, तो बताएंगे लोगों की वे सभी विशेषताएं जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग अलग किया जा सकता है, इसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। जैसे इसमें आगे भी लिखेंगे आप लोग आयु संरचना, साक्षरता, जाति, धर्म, जीवन प्रत्याशा आदि, इन सब विशेषताओं के द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग अलग किया जा सकता है, तो इसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। फिर है ग्रामीण जनसंख्या। और अगली है नगरीय जनसंख्या। चलिए ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या में बताएंगे कि प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों को ग्रामीण जनसंख्या में शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में शामिल लोगों को ग्रामीण
जनसंख्या में शामिल किया जाता है या उन्हें ग्रामीण जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। तो ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं में शामिल या संलग्न लोगों को ग्रामीण जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है और प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं को किसी रूप से बदला नहीं जा सकता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन कार्य करना, इन सब क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ये सब होती है प्राथमिक क्रियाएं। आगे के पाठों में हम डिटेल से पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, द्वितीय क्रियाओं के बारे में कि आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो आप लोगों के सिलेबस में आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार की बता रखी है जो अपन आगे के पाठों में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही सुने कि हाँ प्राथमिक क्रियाओं में शामिल लोगों को या प्राथमिक क्रिया में संलग्न लोगों को ग्रामीण जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको इतना ही पढ़ना है। तो डिटेल से आगे के पाठों में पढ़ेंगे प्राथमिक क्रिया क्या होती है, द्वितीय क्या होती है, तृतीय क्रिया क्या होती है, चतुर्थ क्या और पंचम किसे कहते हैं। फिर है नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए बताइए। नगरों में निवास करने वाले लोगों को तथा उद्योगों व सेवा सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों को नगरीय जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं? नगरों में निवास करने वाले लोगों को, उद्योगों व सेवा सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों को नगरीय जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप लोग बताएंगे कि विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या, विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। एशिया तथा अफ्रीका में 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। एशिया तथा अफ्रीका में एशिया तथा अफ्रीका में 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में, उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में 75 से 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है तथा नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। नगरीय जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व को 3 भागों में बांटा गया। आप लोगों के सिलेबस में यहाँ 3 भाग दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? इस श्रेणी में उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों में, इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है, इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60 से ज्यादा पाया जाता है। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों में किनको शामिल किया जाता है? तो इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनकी नगरीय जनसंख्या, जिन देशों की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60 से ज्यादा पाया जाता है, उन देशों को उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश या इस श्रेणी में जो आने वाले देश हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर आदि। ये सभी देश इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? तो आप लोग बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर आदि। और इस श्रेणी में आने वाले देशों के लिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम से कम कितना होना चाहिए? उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में आने वाले नगरों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 60 से ज्यादा प्रतिशत होगा तो देश इस श्रेणी में आएंगे।
फिर है मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश। मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश, इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40 से 60 तक पाया जाता है। इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40 से 60 तक पाया जाता है। और इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले या इस श्रेणी में जो आने वाले वो देश हैं वो है चीन है, इंडोनेशिया है, दक्षिणी अफ्रीका है, मिस्र है, वेनेजुएला है, हैती है आदि। ये सब देश है इस श्रेणी में आते हैं, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश। इसमें बताएंगे 40, इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40 से 60 तक पाया जाता है। और इस श्रेणी में आने वाले देश है चीन है, इंडोनेशिया है, दक्षिणी अफ्रीका है, मिस्र है, वेनेजुएला है, हैती है आदि। इन सब देशों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश, न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश। तो इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40 से कम पाया जाता है। इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40 से भी कम पाया जाता है। तो इस श्रेणी में आने वाले देश या इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों के अंदर है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी देश इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं या इस श्रेणी में इन देशों को शामिल किया जाता है। आगे क्लास में पढ़ेंगे कि साक्षरता क्या होती है, साक्षर किसे कहते हैं, हमारे जीवन में साक्षरता का क्या महत्व है, ये हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे कि उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश कौन से होते हैं, इस श्रेणी में कौन से देशों को शामिल किया जाता है, उनकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना होता है, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देशों का प्रतिशत कितना है, कौन से देश इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और न्यून नगरीय जनसंख्या में आने वाले देश कौन से हैं, इनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना पाया जाता है। धन्यवाद।